हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम के बारे में। आपने सुना होगा कि जावा को राइट वंस रन एनीवेयर कहते हैं। तो ये मैजिक कैसे होता है, चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम क्या होता है। जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जो हमारे जावा प्रोग्राम को डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन करवाने की फंक्शनैलिटी देता है। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे पास एक क्लास है हेलो वर्ल्ड डॉट जावा के नाम से, और इसमें हमने मेन मेथड के अंदर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया है। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर आपकी डॉट जावा फाइल को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाता है और एक डॉट क्लास एक्सटेंशन के साथ फाइल को जनरेट करता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब वो जो यूजर आसानी से समझ सके जैसे कि जावा, और लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो मशीन आसानी से समझ सके जैसे कि हमारा बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस। जेवीएम की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं इस बाइट कोड को रीड करना और एग्जीक्यूट करना। तो जेवीएम जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, मतलब यह एक वर्चुअल मशीन है जो आपके जावा प्रोग्राम्स को रन करती है। ये भी ध्यान से समझिएगा, जेवीएम हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि जेवीएम को स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर आर्किटेक्चर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। जैसे विंडोज, मैकओएस और लिनक्स के लिए अलग अलग जेवीएम इंप्लीमेंटेशंस होती हैं। ये अलग अलग जेवीएम वर्जन्स इंश्योर करते हैं कि जावा बाइट कोड हर प्लेटफॉर्म पर एफिशिएंटली और करेक्टली एग्जीक्यूट किया जाए। यानी एक विंडोज मशीन पर रन करने वाला जेवीएम मैकओएस या लिनक्स मशीन पर रन करने वाले जेवीएम से थोड़ा अलग हो सकता है। ये ऐसा ही है कि आप एंड्रॉइड ऐप को आईओएस में यूज नहीं कर सकते, तो इस रीजन की वजह से जावा लैंग्वेज को किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा सकता है और जावा को राइट वंस रन एनीवेयर बोला जाता है। अब हम समझते हैं जेवीएम आर्किटेक्चर के बारे में। जब हमारे डॉट क्लास फाइल जनरेट हो जाते हैं, यहां से हमारे जेवीएम का काम शुरू होता है। जेवीएम आर्किटेक्चर के चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं: क्लास लोडर, जेवीएम मेमोरी, एग्जीक्यूशन इंजन और नेटिव मेथड इंटरफेस। तो बात करते हैं पहला कंपोनेंट के बारे में जो है क्लास लोडर। क्लास लोडर के तीन सब कंपोनेंट्स होते हैं: लोडिंग, लिंकिंग और इनिशियलाइजेशन। लोडिंग फेज में सबसे पहला कंपोनेंट होता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ये लोडर सबसे पहले लोड होता है और जावा के कोड लाइब्रेरीज को लोड करता है। अगर ये लोडर फेल हो जाए तो जेवीएम काम नहीं करेगा और आपको क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का एरर देगा। उसके बाद एक्सटेंशन क्लास लोडर आता है। ये लोडर एडिशनल फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है जो कोर जावा के पार्ट नहीं होती, जैसे कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या कोई और कस्टम एक्सटेंशंस जो आपको अपने जावा प्रोग्राम में यूज करना हो। ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न जावा वर्जन्स में इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अब हम मॉड्यूल सिस्टम का यूज करते हैं जो जावा 9 से इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर आता है एप्लीकेशन क्लास लोडर जो यूजर डिफाइंड क्लासेस को लोड करता है। ये क्लासेस यूजुअली आपके प्रोजेक्ट के बिन फोल्डर या एक्सटर्नल जार फाइल्स में होती हैं। यह इंश्योर करता है कि आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन हो बाय लोडिंग ऑल द नेसेसरी यूजर डिफाइंड क्लासेस। क्लास लोडर का सेकंड कंपोनेंट है लिंकिंग। यह प्रोसेस तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है: वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन और रिजोल्यूशन। वेरिफिकेशन बाइट कोड को चेक करता है और इंश्योर करता है कि कोड जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन को फॉलो करता है और सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स को वायोलेट नहीं करता। प्रिपरेशन फेज में स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है और उन्हें डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज किया जाता है। रिजोल्यूशन में बाइट कोड में जो सिंबॉलिक रेफरेंसेस होते हैं उन्हें एक्चुअल रेफरेंसेस में रिप्लेस किया जाता है। क्लास लोडर का लास्ट फेज होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के वक्त दो चीजें होती हैं: पहला स्टैटिक ब्लॉक्स एग्जीक्यूशन। क्लास के स्टैटिक ब्लॉक्स एग्जीक्यूट होते हैं। ये ब्लॉक्स एक बार एग्जीक्यूट होते हैं जब क्लास पहली बार लोड होती है। दूसरा स्टैटिक वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन। स्टैटिक वेरिएबल्स को उनकी असाइंड वैल्यूज दी जाती है। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। मैं आशा करता हूं ये यहाँ आपको क्लास लोडर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वापस आते हैं अपने जेवीएम आर्किटेक्चर पर और अब बात करते हैं जेवीएम के सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जो है जेवीएम मेमोरी। इसमें मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं: मेथड एरिया, हीप, स्टैक, पीसी रजिस्टर्स और नेटिव मेथड स्टैक। सबसे पहले बात करते हैं मेथड एरिया के बारे में। मेथड एरिया एक शेयर्ड मेमोरी एरिया होती है जहां क्लास लेवल डेटा स्टोर होता है, जैसे क्लास सी वेरिएबल्स, मेथड्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट है हीप। हीप एक मेमोरी एरिया है जहां ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट हीप में स्टोर होता है। हीप को गार्बेज कलेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है जहां पुराने और अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को क्लीन किया जाता है। अब स्टैक पर बात करते हैं। स्टैक एक मेमोरी एरिया होता है जहां मेथड कॉल्स और लोकल वेरिएबल्स स्टोर होते हैं।
जब आप एक मेथड कॉल करते हैं तो एक नया स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है और मेथड के कंप्लीट होने के बाद वो स्टैक फ्रेम रिमूव हो जाता है। फिर पीसी रजिस्टर्स आता है। पीसी रजिस्टर जेवीएम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो ट्रैक करता है कि जेवीएम अब किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ये बेसिकली एक पॉइंटर है जो बताता है जेवीएम का करंट पोजीशन क्या है। लास्टली नेटिव मेथड स्टैक के बारे में। ये स्टैक उन मेथड्स के लिए होता है जो जावा वर्चुअल मशीन के बाहर नेटिव कोड में लिखे गए होते हैं, जैसे सी या सी में। ये स्टैक जावा से एक्सटर्नल कोड को हैंडल करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं जेवीएम के नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन जेवीएम का वो पार्ट होता है जो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसमें इंटरप्रेटर, जेट कंपाइलर और गार्बेज कलेक्टर आते हैं। इंटरप्रेटर एक तरह का ट्रांसलेटर होता है जो बाइट कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है और तुरंत एग्जीक्यूट करता है। जेट कंपाइलर जस्ट इन टाइम कंपाइलर बाइट कोड को रन टाइम पर मशीन कोड में कंपाइल करता है और इससे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। गार्बेज कलेक्टर एक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट टूल है जो जेवीएम के हीप एरिया में अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और रिमूव करता है। इससे मेमोरी फ्री होती है और नए ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेस मिलता है। लास्टली बात करते हैं जावा नेटिव इंटरफेस JNI के बारे में। JNE का यूज तब होता है जब आपको जावा से डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है ऐसी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी चाहिए। JNE के थ्रू आप नेटिव कोड को कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको हाई परफॉर्मेंस इमेज प्रोसेसिंग चाहिए तो आप JNE का यूज करके एक सी लाइब्रेरी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें।